नमस्कार, द बुक पॉड में आपका स्वागत है, जहां हम आपको करोड़पति बनाने वाले विचारों से मिलवाते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट काजल। और मैं हूं आपका दोस्त आरके। काजल, हम सब अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीरी या तो किस्मत से मिलती है या लॉटरी से। बिल्कुल सही कहा आरके। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि अमीरी कोई तुक्का नहीं बल्कि एक सीढ़ी है, और उस सीढ़ी के ठीक 13 पायदान है। जी हाँ, आज हम जिस किताब का निचोड़ लेकर आए हैं वो हवा हवाई बातें नहीं करती। हम बात कर रहे हैं बेस्ट सेलिंग ऑथर अश्विन सांघी की किताब अमीर बनने के 13 पक्के तरीके। ये किताब आपको बताएगी कि पैसा कमाना, उसे बचाना और उसे बढ़ाना, ये सब एक विज्ञान है जिसे कोई भी सीख सकता है, चाहे आपकी सैलरी कितनी भी कम क्यों ना हो। तो अगर आप भी अपनी जेब और बैंक बैलेंस को भारी करना चाहते हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए ही है। चलिए अमीरी का ये सफर शुरू करते हैं। और ये किताब इसलिए भी खास है क्योंकि ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। बिल्कुल। एक लेखक सुनील दलाल, उन्होंने तो खुद अपना बिजनेस खड़ा किया है, अपनी दौलत संभाली है, और वो भी बिना किसी फॉर्मल फाइनेंस डिग्री के। सही बात है। और उन्होंने वो 2008 वाली मंदी भी देखी, अपनी पूंजी को डूबते हुए देखा और फिर खुद ही उसका हल निकाला। तो अनुभव बोलता है यहाँ। हाँ, वही। हम सिर्फ पैसे गिनने की बात नहीं करेंगे, बल्कि दौलत का असली मतलब समझेंगे और उसे पाने के लिए एक मजबूत प्लान कैसे बनाएं। बिल्कुल, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, बल्कि वो सोच, वो डिसिप्लिन जो फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जाता है। तो सबसे पहला सवाल, बुनियादी सवाल जो किताब उठाती है, अमीर होना, धनवान होना, इसका असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ बैंक में बहुत सारा पैसा होना है? शायद नहीं। किताब याद दिलाती है कि इसकी परिभाषा बदलती रहती है टाइम के साथ, हालात के साथ। महाभारत काल में जिसके पास ज्यादा मवेशी थे वो अमीर था। सही। कभी कौड़ियां धन थी, आज शायद पास के रेस्टोरेंट का वड़ा पाव बड़ी बात न लगे, पर कॉलेज के दिनों में वो दावत होती थी। हाँ बिल्कुल। और ये इस पर भी तो निर्भर करता है कि आप कहाँ रह रहे हैं, तुलना किससे कर रहे हैं। अच्छा। जैसे अमेरिका में कोई साल का $50,000 कमाए तो वो औसत है वहाँ के हिसाब से, पर दुनिया के हिसाब से देखें तो वो टॉप 1% में आ जाता है। अरे वाह। हाँ, और भारत में ही देख लें, गांव में 20,000 महीना शायद काफी हो राजा जैसी जिंदगी के लिए, पर मुंबई में तो मुश्किल है। सही बात है। और वो यूबीएस वाला सर्वे भी बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने मिलेनिया से पूछा, मतलब जिनकी नेटवर्थ 1 से 5 मिलियन डॉलर थी, कि क्या आप अमीर हैं? सिर्फ 28% ने हाँ कहा। सिर्फ 28%? ये सोचने वाली बात है। हाँ, क्यों? कुछ के लिए अमीरी थी कि कैश हो, जरूरत पर प्रॉपर्टी ना बेचनी पड़े। दूसरों के लिए मन की शांति, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। बिल्कुल। किताब में एक पार्टी का किस्सा भी है जहां लोगों से यही सवाल पूछा गया और जवाब सिर्फ पैसे वाले नहीं थे। अच्छा, क्या जवाब थे? लोगों ने कहा अमीरी है नए अनुभव, ज्ञान, अच्छी सेहत, परिवार का प्यार, संतुष्टि, सिक्योरिटी, और हाँ, ईमानदारी से कमाया पैसा। वाह, मतलब धन का मतलब बहुत गहरा है। वो कार्ल सैंडबर्ग वाली बात, पैसा ताकत है, आजादी है, सहारा है, बुराई की जड़ भी है, आशीर्वाद भी, सब कुछ। हाँ बिल्कुल। और जॉनी कार्सन ने क्या खूब कहा था, हाँ, पैसा सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, पर एक बड़ी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व कर देता है, पैसे की चिंता। हाँ, बिल्कुल सही। तो पहला कदम, सबसे जरूरी कदम यही है, अपने लिए डिफाइन करना कि धन का मतलब क्या है, मंजिल क्या है आपकी। हाँ बिल्कुल, तभी तो उस तरफ बढ़ पाएंगे। बिना गोल के तो बस भटकते रहेंगे। सही। अच्छा, तो मतलब साफ हो गया। अब अगला कदम, प्लान। एग्जैक्टली। अगला कदम है एक योजना बनाना। हेनरी डेविड थोरो ने कहा था, धन जीवन को पूरी तरह अनुभव करने की क्षमता है। मतलब पैसा साधन है, मंजिल नहीं। बिल्कुल, उन अनुभवों को पाने का जरिया जो हमारे लिए जरूरी है। उसी पार्टी वाले किस्से में जब लोगों से पूछा कि केबीसी जीत गए तो क्या करोगे, तो जवाब थे घूमना, शेफ बनना, ऐप बनाना। लेकिन सोचिए, क्या इन सपनों के लिए सच में करोड़ों चाहिए? शायद नहीं। कई बार हम खुद ही डर के मारे रुक जाते हैं। पैसे नहीं है, टाइम नहीं है। वही कोको शैनल की बात याद आती है। बताइए। कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है और कुछ लोग होते हैं जो अमीर होते हैं। असली दौलत शायद उस पैशन में है, सपने को जीने में। जॉन डी रॉकफेलर ने भी कहा था, अगर सिर्फ अमीर बनना गोल है तो कभी नहीं बन पाओगे, पैसा कभी काफी नहीं लगेगा। सही बात है। अच्छा, तो प्लान जरूरी है, पर उसमें लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी भी जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी। जैसे जीपीएस हमें कई रास्ते दिखाता है ना,
एक बंद हो तो दूसरा। वैसे ही प्लान बी होना चाहिए। हालात बदलते हैं। हम्म। सुनील दलाल का खुद का उदाहरण है। उन्होंने अपने फैमिली बिजनेस को मुश्किल से निकाला, फिर आगे बढ़ाया। बिल्कुल। और किसी भी प्लान को कामयाब बनाने के लिए उसे मापना जरूरी है, आंकड़े चाहिए। नारायण मूर्ति कहते हैं ना, इन गॉड वी ट्रस्ट, ऑल अदर्स मस्ट ब्रिंग डेटा। हाँ सही। अंदाजों पर नहीं, फैक्ट्स पर चलना है। तो पहला स्टेप क्या होगा इसमें? अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट करना, यानी आपकी कुल संपत्ति एसेट्स माइनस आपके कुल कर्ज लायबिलिटीज। ये आपकी स्टार्टिंग लाइन है। ठीक है। और ये प्लान बनाना कब है? जब सब शांत हो तब? नहीं, किताब कहती है चलते इंजन पर काम करना है, जैसे सर्जन करता है। हाँ, अच्छा उदाहरण है। मतलब रोज की भागदौड़ के बीच ही करना है, इंतजार नहीं करना। बिल्कुल। और प्लान बनाते वक्त एक बड़े दुश्मन को नहीं भूलना है। वो कौन? महंगाई, इन्फ्लेशन। मिल्टन फ्रीडमैन ने कहा था, टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन, बिना कानून का टैक्स। हाँ, ये चुपचाप हमारी बचत को कम कर देता है। वो समोसे वाला उदाहरण, 1947 में एक आने के 2 समोसे, आज 10-15 रुपए से कम नहीं। सोचिए, 300 गुना से ज्यादा महंगा। और वो साउथ मुंबई वाला फ्लैट 34 रुपए स्क्वायर फुट से 75,000 स्क्वायर फुट, 55 साल में 2200 गुना। डरावने आंकड़े हैं। और भारत में जहां पिछले दशक में एवरेज इन्फ्लेशन 8% के आसपास रहा है, तो इससे आगे रहना बहुत जरूरी है। ये आपकी मेहनत की कमाई को खा जाती है। वो IIM वाली फीस का उदाहरण, 15 साल में फीस 8 गुना पर सैलरी सिर्फ 4 गुना बढ़ी। ओह, बच्चों की पढ़ाई का सोचें तो ये चिंता की बात है। बिल्कुल। तो सिर्फ बैंक FD में पैसा रखना काफी नहीं होगा शायद। तो उपाय? ऐसे इन्वेस्टमेंट ढूंढना जो लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को मात दे सके, मतलब जिनका रिटर्न इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा हो। जैसे? किताब कहती है इक्विटी, मतलब शेयर बाजार में समझदारी से किया गया निवेश उन कुछ तरीकों में से है जिसने ऐसा हिस्टोरिकली किया है। तो रियल रिटर्न देखना है, सिर्फ नॉमिनल नहीं। महंगाई और टैक्स के बाद क्या बचा? एग्जैक्टली। अच्छा, प्लान बन गया, महंगाई समझ ली, अब एक्शन, मतलब खर्च कम करें या कमाई बढ़ाएं? दोनों। किताब कहती है पैसे पर कंट्रोल रखो, वरना वो तुम पर कंट्रोल रखेगा। सही। और किफायत, मतलब सोच समझकर खर्च करना, ये हमेशा जरूरी है। हाँ, बच्चों को पैसे की कीमत समझाना। वो टेनिस रैकेट वाला किस्सा अच्छा है। पिता ने कहा, पुराना बेचो, कुछ पैसे जमा करो, फिर नया लो। हाँ, अच्छी सीख है। और बजट बनाना, वो भी जरूरी है, बहुत जरूरी। ट्रैक करना कि पैसा जाकर कहाँ रहा है। एप्स मदद करते हैं आजकल। वो लीग कास्टिंग वाला 5 हिस्सों का मॉडल एक अच्छा आइडिया है। हाँ, 30% रोजमर्रा, 20% नेटवर्किंग, 15% सीखना, 10% घूमना, 25% निवेश। हाँ, एक फ्रेमवर्क मिल जाता है। और वॉरेन बफेट खुद कितनी सादगी से रहते हैं। $100,000 सैलरी दशकों से। बिल्कुल। उनका नियम, पहला नियम पैसा मत गवाओ, दूसरा नियम, पहला नियम मत भूलो। किफायत इसकी शुरुआत है, लेकिन सिर्फ बचत से तो काम नहीं चलेगा शायद। नहीं, आय के एक्स्ट्रा सोर्स बनाना भी जरूरी है, और आज के डिजिटल युग में ये आसान है। हाँ, वो वीडियो एडिटर दोस्त जो वीकेंड पर बेकर बन गई। या निरमा वाले करसनभाई पटेल, नौकरी के साथ डिटर्जेंट बनाकर बेचा। बिल्कुल। और कितने ही लेखक हैं, अश्विन सांघी, अमीश, चेतन भगत, सबने प्रोफेशन के साथ लिखना शुरू किया। हाँ, संभावनाएं बहुत हैं। ऑनलाइन ट्यूटर, ब्लॉगर, सोशल मीडिया सलाहकार, घर का खाना, ऐप डिजाइन, फोटोग्राफी, फिटनेस ट्रेनर। हाँ, लिस्ट लंबी है। वो बंसल क्लासेस वाले विनोद बंसल का उदाहरण भी है। बीमारी के बाद घर पर ट्यूशन शुरू किया, जो नौकरी से बड़ी कमाई बन गई। वाह, तो एक्स्ट्रा इनकम आपकी बचत और निवेश को बूस्ट देगी। और कभी कभी वो मेन करियर भी बन सकती है। सही। अच्छा, पैसा बचाया और कमाया, अब उसे काम पर लगाना है। एग्जैक्टली। अब आता है असली खेल, इन्वेस्टमेंट और कंपाउंडिंग। वो फ्रांसिस बेकन वाली बात, पैसा अच्छा सेवक है, बुरा मालिक। निवेश मतलब पैसे को नौकर बनाना, और वो ब्याज कभी सोता नहीं। हाँ। और पीटर लिंच ने कहा था, लंबे समय में आपकी भलाई इससे तय नहीं होगी कि कमाते कितना है, बल्कि इससे कि बचाते और निवेश कितना करते हैं। क्योंकि सिर्फ बचत तो महंगाई खा जाएगी। बिल्कुल। निवेश से पैसा बढ़ता है और बढ़ा हुआ पैसा और पैसा कमाता है। यही है कंपाउंडिंग की ताकत, दुनिया का 8वां अजूबा। वो गौरव वाला उदाहरण, 23 साल का लड़का 10% बचाता और निवेश करता है, तो 50 की उम्र में 50% ज्यादा पैसा होगा उसके पास, उस गौरव से जिसने सिर्फ बचाया। हाँ, और वो शतरंज वाली कहानी, हर खाने पर दाने डबल, 64वें खाने तक खरबों दाने। छोटी शुरुआत भी बड़ा फर्क लाती है। तो निवेश करे किसमें?
किताब कहती है एसेट्स खरीदो, लाइबिलिटीज नहीं। सही। एसेट वो जो जेब में पैसा डाले या जिसकी कीमत बढ़े, जैसे किराए का घर, डिविडेंड वाले शेयर, बॉन्ड। और लाइबिलिटी वो जो पैसा निकाले और कीमत घटे, जैसे कार, टीवी, गैजेट्स। बिल्कुल। वो रमेश बाबू नाई वाली कहानी याद है? हाँ हाँ, बेंगलोर वाले। उन्होंने सैलून की कमाई को मेहनत पर निर्भर देखा, तो बचत से कार खरीदी, इंटेल को किराए पर दी, फिर और कारें। आज सैकड़ों लग्जरी गाड़ियां हैं। वाह, मतलब संपत्ति उनके लिए पैसा कमा रही है, चाहे वो बाल काटे या नहीं। यही है पॉइंट। ऐसी संपत्ति बनाए जो आपके लिए काम करें। ठीक है, अब निवेश की दुनिया में 3 जरूरी चीजें, रिस्क, रिटर्न और टाइम, धन की त्रयी। हाँ, ये तीनों जुड़े हैं। रिस्क मतलब अपना पैसा खोने की संभावना। ये हमेशा से था। सिंधु घाटी के व्यापारी भी रिस्क लेते थे। सही। जान और माल दोनों का। चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी रिस्क के हिसाब से ब्याज दरें थी। बिल्कुल। आजकल जान का नहीं, पैसे का रिस्क है। हर किसी की रिस्क लेने की क्षमता अलग होती है, अपनी समझनी जरूरी है। हाँ, जैसे वो आईडी फ्रेश फूड वाले पीसी मुस्तफा, सारी जमा पूंजी लगा दी, बड़ा रिस्क था पर सोचा समझा। हाँ, रिस्क लेने पड़ता है पर अंधा नहीं, और इसे माप भी सकते हैं। वो स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा, अल्फा, ये सब बताते हैं कि कितना उतार चढ़ाव या अस्थिरता है। तकनीकी लगते हैं पर समझना जरूरी है कि खतरा कितना है। हाँ, गाड़ी के मीटर की तरह। और रिटर्न, सिर्फ एब्सोल्यूट रिटर्न नहीं देखना। 10 साल में डबल होना मतलब सिर्फ 7.2% CAGR। सही। अगर महंगाई 8% थी तो असल में पैसा घटा। CAGR देखना जरूरी है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। राइट। और तीसरा, टाइम। राकेश झुनझुनवाला, सबसे ज्यादा रिटर्न उन शेयरों से जो सालों तक रखे। हाँ, टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। बाजार में टिके रहना जरूरी है, सही टाइमिंग पकड़ने से ज्यादा। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, शायद एसेट एलोकेशन। हाँ, बहुत बहुत जरूरी। मतलब अपना पैसा अलग अलग एसेट क्लास में बांटना, इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, रियल एस्टेट, गोल्ड। और स्टडी कहती है 90% रिटर्न इसी से आता है। हाँ। कौन सा शेयर चुना, इससे ज्यादा जरूरी है कि इक्विटी में कितना डाला, बॉन्ड में कितना डाला। सिद्धांत वही, सारे अंडे एक टोकरी में नहीं। ऐसे एसेट्स में बांटो जो एक साथ न चले, एक गिरे तो दूसरा संभाले, रिस्क कम होता है। तो कितना किस में डालें? वो 100 माइनस उम्र वाला रूल। वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे 30 साल के हैं तो 70% इक्विटी, पर ये बस शुरुआत है। अपने गोल, रिस्क क्षमता, टाइम होराइजन पर निर्भर करेगा। टाइम होराइजन मतलब लक्ष्य कितनी दूर है। 10+ साल दूर है तो इक्विटी ज्यादा रख सकते हैं। रिटायरमेंट पास है तो इक्विटी कम, फिक्स्ड इनकम ज्यादा। हाँ, वो 2008 वाला उदाहरण। रिटायरमेंट के पास वालों को बहुत नुकसान हुआ था, जिनका पैसा शेयरों में था। बिल्कुल। और एसेट एलोकेशन भावनाओं से बचाता है। वो वॉरेन बफेट वाली बात, जब दूसरे डरें तो लालची बनो। हाँ, करना मुश्किल है। एसेट एलोकेशन मदद करता है। मान लीजिए 60% इक्विटी, 40% फिक्स्ड इनकम का टारगेट है। बाजार चढ़ा, इक्विटी 70% हो गया, तो इक्विटी बेचकर मुनाफा लो और फिक्स्ड इनकम में डालो, वापस 60-40 पर। और बाजार गिरा, इक्विटी 50% रह गया, तो फिक्स्ड इनकम से निकालकर सस्ते में इक्विटी खरीदो, वापस 60-40 पर। इसे कहते हैं रीबैलेंसिंग। साल में एक बार करना चाहिए। ये आपको डिसिप्लिन में रखता है। ऑटो पायलट मोड। समझ गया, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा एसेट क्लास के बारे में, लिक्विड और इलिक्विड। हाँ, लिक्विड मतलब जो आसानी से कैश हो जाए, इक्विटी, म्यूचुअल फंड, FD, बॉन्ड। इलिक्विड मतलब जिसे बेचने में टाइम लगे, रियल एस्टेट, सोना, फिजिकल आर्ट। और भारत में लोग इक्विटी से डरते हैं। सिर्फ 6% पैसा शेयरों में, जबकि सेंसेक्स ने इतना अच्छा रिटर्न दिया है। हाँ, ये थोड़ा विरोधाभास है, पर जिन्हें डर लगता है या समझ नहीं, उनके लिए इक्विटी, म्यूचुअल फंड अच्छा रास्ता है। डाइवर्सिफिकेशन और प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलता है। और फिक्स्ड इनकम, FD, PPF सुरक्षित है पर रिटर्न कम और महंगाई का असर। छोटी अवधि या कम रिस्क वालों के लिए ठीक है। और इलिक्विड, रियल एस्टेट पसंदीदा है, पर जिस घर में रहते हैं वो हमेशा अच्छा निवेश नहीं। खरीदें या किराए पर रहें, ये फैसला सोच समझकर। हाँ, वो सुलेखा और सौरभ वाला उदाहरण। नतीजा रिटर्न पे निर्भर करता है। बिल्कुल। और रियल एस्टेट भी गिर सकता है, बेचना आसान नहीं। सोना गहने निवेश नहीं है। नहीं, मेकिंग चार्ज, शुद्धता, बेचना मुश्किल।
बेहतर है सिक्के, बार या गोल्ड ETF। ठीक है, और आर्ट वगैरह? उसमें एक्सपर्ट होना जरूरी है, पैसा ज्यादा लगता है, बिकता धीरे है। और हाँ, बीमा, इंश्योरेंस जरूरी है, सुरक्षा के लिए, निवेश के लिए नहीं। बिल्कुल, टर्म प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है। बाकी पैसा निवेश करना बेहतर है यूलिप या एंडाउमेंट प्लान से। समझ गया। अब आखिर के 2 कदम, कर्ज और टैक्स। हाँ, कर्ज अब आम हो गया है, पर हर कर्ज बुरा नहीं। अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज? अच्छा कर्ज वो जो एसेट बनाए, होम लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन। बुरा कर्ज वो जो घटती चीज या उपभोग के लिए हो, कार लोन, गैजेट लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज। और नियम, EMI आपकी इनकम के 35-40% से ज्यादा ना हो। हाँ, ग्रॉस इनकम के। और 13वां कदम, टैक्स बचाना, ये भी जरूरी है। बिल्कुल, इनकम टैक्स एक्ट में कई छूट हैं। ATC, PPF, ELSS, होम लोन प्रिंसिपल, बीमा, 24 होम लोन ब्याज, ATD, हेल्थ इंश्योरेंस, HRA। इन सब का फायदा उठाना चाहिए, किसी CA से सलाह लेना अच्छा है। हाँ, तो ये थे 13 कदम, पर एक बोनस भी है, 14वां। अच्छा, वो क्या है? लगातार सीखना और उद्यमियों से प्रेरणा लेना। बफेट कहते हैं, रिस्क तब होता है जब पता नहीं क्या कर रहे हो। सही, तो समझकर निवेश करें, शोर में ना खोएं, स्रोत जांचें। हाँ, वो बंदर बेचने वाली की कहानी, झुंड के पीछे ना भागें, अपने प्लान पर टिके हैं। धैर्य रखें, बाजार में समय बिताएं, टाइमिंग नहीं, नियमित समीक्षा करें। और वो उद्यमिता वाला पॉइंट, अरबपति कम क्यों है? क्योंकि ज्यादातर सेल्फ मेड उद्यमी हैं। हाँ, नौकरी अमीर बना सकती है, पर अरबपति बनने के लिए अक्सर अपना बिजनेस चाहिए। रोनी स्क्रूवाला, दिलीप सांघवी, MDH वाले गुलाटी जी शानदार मिसालें हैं। उनमें क्या गुण होते हैं? रिस्क लेना, सोच समझकर, असफलता से सीखना, जुनून, कंपटीशन, छोटी शुरुआत, बड़ी सोच, फोकस, मेहनत, आत्मविश्वास और किफायत भी। बिल्कुल, तो संदेश है, अपना भाग्य खुद बनाएं, नेटवर्किंग करें, सीखें, मौके पहचानें। जरूरी नहीं कि सब उद्यमी बने, पर उनकी सोच से सीख सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? दौलत सिर्फ पैसा नहीं, एक सोच है, प्लान है, अनुशासन है, जुनून है। हाँ, मतलब तय करना, प्लान बनाना, खर्च कंट्रोल, कमाई बढ़ाना, स्मार्ट निवेश, कंपाउंडिंग, एसेट एलोकेशन, रिस्क समझना, सीखते रहना, सब जुड़ा हुआ है। और वो उद्यमियों की कहानियां, निरमा, बंसल क्लासेस, ID फ्रेश फूड, MDH, ये दिखाती हैं कि साधारण लोग भी असाधारण बन सकते हैं। बिल्कुल, जरूरी नहीं कि हर कोई अरबपति बने, पर अपने फाइनेंशियल गोल पाने के लिए ये सिद्धांत सबके काम के हैं। ये एक रोड मैप जैसा है। तो आखिर में सोचने वाली बात यही है, धन का मतलब क्या है आपके लिए, और उसे पाने के लिए पहला छोटा कदम क्या उठा सकते हैं आज, इसी हफ्ते? शायद बचत का 5% SIP शुरू करना, या किसी हॉबी को साइड इनकम बनाने का सोचना। किताब में रिसोर्स भी दिए हैं, किताबें, वेबसाइट्स, टूल्स, पर सबसे जरूरी है शुरुआत करना। हाँ, ज्ञान लेना पहला कदम है, पर अमल करना असली चीज है। बिल्कुल, पहला कदम उठाना ही सबसे बड़ी जीत है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। तो दोस्तों, जैसा कि उस किताब ने सिखाया, अमीर बनना सिर्फ पैसे कमाना नहीं, बल्कि उस पैसे से अपने लिए काम करवाना है। ये 13 तरीके सिर्फ नियम नहीं, बल्कि चाबियां हैं आपकी उज्जवल भविष्य की। हमें पूरी उम्मीद है कि द बुक पॉड का आज का ये एपिसोड आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में एक गेम चेंजर साबित होगा। अगर आपको आज कुछ नया सीखने को मिला है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो हमेशा पैसे की तंगी की शिकायत करते रहते हैं। शायद ये वीडियो उनकी जिंदगी बदल दे। और हाँ, हमें कमेंट्स में बताएं कि आप अगली फाइनेंशियल बुक समरी कौन सी सुनना चाहते हैं। और अब आज का $1 मिलियन सवाल। इसका जवाब देकर आप ये साबित करेंगे कि आप अमीर बनने के लिए सीरियस हैं। आपको जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में ही देना है। अमीर बनने के इन 13 तरीकों को सुनने के बाद वो कौन सा एक फिजूल खर्च है जिसे आप आज और अभी से अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए बंद करने का संकल्प लेते हैं? याद रखिए, बूंद बूंद से ही सागर भरता है। अपने उस एक फिजूल खर्च का नाम कमेंट में लिखें। हम देखना चाहते हैं कि आप कितने अनुशासित हैं। मैं काजल और मैं RK आपसे फिर मिलेंगे दौलत और शोहरत की नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए निवेश करते रहिए और अमीर बनते रहिए। धन्यवाद।